नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार गुप्ता पीसीएस फोरम पर आपका स्वागत करता हूं। पीसीएस फोरम पर जो है महत्वपूर्ण चर्चित मुद्दे के इस सीरीज में जो है हम आप लोगों के बीच जो है वैक्सीन के प्रकार तथा इसके इफ़ेक्टिवनेस को लाने का काम किए हैं। साथ साथ में जो कोविड-19 के दौर में जो महत्वपूर्ण दवाएं प्रचलन में हैं, उसके कुछ हानिकारक पहलू और लाभदायक पहलू को भी जो है इस वीडियो में हम देखने का काम करेंगे। क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मकसद जो है हमारा यही है कि व्यक्ति का जीवन सुरक्षित होने के साथ साथ जो सरकार का जो मकसद है वो पूरी हो सके। ठीक है ना? आप लोग तो इस वैक्सीन्स और इसके इफ़ेक्टिवनेस के ऊपर जो है यूट्यूब पे जो है विभिन्न प्रकार के जो है बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। लेकिन मित्रों, आप विश्वास कीजिए कि इस वीडियो के थ्रू हमने आप लोगों के बीच ऐसे कंटेंट को प्रोवाइड करवाया है जो यूट्यूब के किसी एक वीडियो में जो है इतनी कंटेंट जो है आप लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाएगी। चूँकि इतनी कंटेंट देने का अर्थ ये भी था कि जो है एक व्यक्ति जो है जिसको वैक्सीनेशन के प्रति जो है समाज में जो है विभिन्न प्रकार की जो है भ्रम की स्थिति बनी हुई है वो भी दूर हो सके, और साथ साथ जो भी सिविल एस्पिरेंट है, जो सिविल सर्विसेज की जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको जो मेंस में जो है उत्तर लेखन की जो कला है उसमें भी जो है वो अपने इस कंटेंट का यूज करके जो है अपने उत्तर लेखन को प्रभावी बना सके। तो चूँकि इस वीडियो के थ्रू जो है हमने जो है इसके बारे में ये देखेंगे कि ये चर्चा में क्यों बना हुआ है, ठीक है ना, तथा जो है भारत में जो है वैक्सीन की क्या क्या स्थिति है, वर्ल्ड में वैक्सीन की क्या क्या स्थिति है, वैक्सीन क्या है, वैक्सीन क्यों महत्वपूर्ण होता है, और वैक्सीन जो जब हम लगा लेते हैं तो उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है, जब जो है वैक्सीन लगाया जाता है तो उसके साथ साथ जो है बीमार होने पे कुछ ड्रग दिया जाता है, तो ड्रग और वैक्सीन्स में जो है क्या क्या जो है डिफरेंस होते हैं। ठीक है, कोविड-19 का जो है उपचार का क्या तरीका अपनाया जा रहा है, ठीक है, और कौन कौन से वैक्सीन्स जो है हमारे विश्व में और भारत में जो है प्रचलन में है, ठीक है, तथा वैक्सीन्स जो है बनाने की क्या विधि है, ठीक है, भारत की जो वैक्सीनेशन की जो नीति है वो क्या है, ठीक है, तथा इसमें आने वाली क्या क्या समस्याएँ हो रही हैं उसको देखने का काम करेंगे। और आगे जो है जो करना है कि भारत सरकार जो है इसकी जो है प्रभावकारिता क्षेत्र को बढ़ाने हेतु जो है क्या क्या कदम उठा रहे हैं उसको देखने का काम करेंगे। चूँकि इतनी सारे बात करने का पीछे ये कारण है, चूँकि हम देखते हैं अगर लोगों के में जो है वैक्सीनेशंस के प्रति जो है भ्रम की स्थिति बनी हुई है, इसका मुख्य कारण हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि ऐसे सर्वे में पाया गया है कि अगर 46.8% लोग कंप्लीटली एग्री है, जैसा कि आप जो है इस पीपीटी में देख रहे हैं कि 46.8% लोग कंप्लीटली एग्री है कि वैक्सीनेशन लगाना चाहिए, जबकि 6.1% लोग बिल्कुल ही डिसएग्री है इससे कि नहीं, वैक्सीनेशन नहीं लगाना चाहिए। वहीं जो है 8.1% लोग जो है कुछ कह ही नहीं पाते हैं कि लगाना सही है या नहीं लगाना सही है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से जो है 14.2 मतलब 14.2% लोग जो है एकदम निष्पक्ष रहने की जो है भूमिका रखते हैं, जबकि 24.7% जो है कुछ हद तक जो है सहमत है कि वैक्सीन को जो है लगाना चाहिए। तो इस तरह से जो है हमारे लिए जो है इस टॉपिक को जो है बेहतर ढंग से जानना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो के बनाने का के उद्देश्य को पूरा करते हुए जो है आम आदमियों की जो है वैक्सीन के प्रति जो भ्रम की स्थिति है उसको दूर करने का हम काम करते हैं, इसकी एक एक कड़ी को जो है समझ करके। इस क्रम में जो है हम लोग जो है सबसे पहले देखते हैं कि ये जो वैक्सीन्स है, ठीक है ना, और ये जो कोविड का एरा है वो चर्चा में क्यों हुआ है। क्योंकि हमने पहले ही आपको जो है एक समरी में बता दिया था ये चर्चा में क्यों बना हुआ है। क्योंकि हमारे जो देश है वहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के जो है वैक्सीन्स की अवेलेबिलिटी है, ठीक है, उसका इफेक्टिवनेस देखे, प्रभावकारिता देखे तो वो भी अलग अलग है, ठीक है ना। और वैक्सीन्स का जो है थोड़ी मात्रा में जो है साइड इफ़ेक्ट भी कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है, ठीक है, तथा जो है भारत में जो है बहुत तेज़ी से जो है वैक्सीन का जो है संचालन किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ये चर्चा में बना हुआ है, ठीक है। अब हम ये देखने का काम करते हैं कि अगर भारत में वैक्सीन्स की स्थिति हम देखें तो भारत में जो है अभी वैक्सीन की स्थिति हम देखें तो वैक्सीनेशन का काम जो है फेज़ 1 2 3 के क्रम में चलाया जा रहा है, और अभी जो चल रहा है वो फेज़ 3 चल रहा है, ठीक है। जून जुलाई तक ऐसा मानना है भारत सरकार का कि 500 मिलियन डोज जो है भारत में लग जाने की जो है संभावना है। वैक्सीनेशन के आधार पर जो है विश्व में जो है भारत का स्थान जो है तीसरा है, ठीक है ना। वहीं भारतीय वैक्सीन्स भारत बायोटेक का जो है ग्लोबल रीच जो है 1% है। तो इस तरह से जो है वैक्सीनेशंस और वैक्सीन्स के प्रति हम भारत की स्थिति को देखें, अगर हम विश्व की स्थिति की बात करें तो हम पाते हैं
कि 2021 तक बात करें तो जो भी आपका ये उत्तर अमेरिका का क्षेत्र है, अलास्का का क्षेत्र है, यूरोपियन कंट्री है, वहाँ पर 2021 तक, मतलब 2021 के अंतिम तक पूरी तरह से वैक्सीनेशन हो जाएगी। अगर 2022 की बात करें तो जो कनाडा हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, उसके बाद जो है अफ्रीका का कुछ पोर्शन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, उसके बाद जो है चाइना, भारत हो गया, ये 2022 तक जो है अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को पूरी तरह से जो है कंप्लीट करने का काम करेंगे, ठीक है। वहीं अर्ली 2023 तक की अगर हम बात करें तो इसमें अफ्रीका का जो है ज़्यादातर कंटिनेंट है, और साथ साथ में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, ये सब सारे देश जो है इसमें जो है 2023 के अर्ली तक जो है वैक्सीनेशंस का जो है पूरा काम जो है हो पाएगा। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने जो है वैक्सीन्स की भारतीय स्थिति और जो है वैक्सीन्स की विश्व स्थिति को जो है हम देखने का काम किए। चलिए अब हम लोग वैक्सीन्स क्या है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देखने का काम करेंगे। कोरोना वायरस और भारतीय स्थिति का भाग 1 और भाग 2 में हम ये बताए हैं कि वैक्सीन्स क्या होती है और वैक्सीन्स को बनाने का क्या क्या तरीका होती है और किस किस स्तर पर वैक्सीन्स का निर्माण किया जाता है। फिलहाल हम यहाँ पर जो है थोड़ी मात्रा में जो है हम देखने का काम करते हैं, चूँकि वैक्सीन्स क्या करता है, एक संक्रमण को रोकने का काम करता है, ठीक है, तथा शरीर में जो है ये सुरक्षात्मक जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है उसको क्या करता है, ये प्रेरित करने का काम करता है। जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारी जो शरीर के अंतर्गत जो प्रतिरक्षा प्रणाली, जिसको हम लोग इम्यून सिस्टम बोलते हैं, वो क्या करता है, जो शरीर में जो टी सेल होता है और एंटीबॉडी होता है उसको बनाने का काम करता है, जो वायरस से क्या करता है, लड़ने का काम करता है। यही कारण है कि जब हम वैक्सीनेशन लेने जाते हैं तो वैक्सीनेशन के द्वारा जो टी सेल होता है और एंटीबॉडी का जो निर्माण होता है, वो शरीर में जो उपस्थित वायरस होता है उससे लड़ने का काम करता है, जिसके कारण जो है हमारी थोड़ी बहुत जो है हमारे शरीर में जो है फीवर या फिर जो है कमजोरी सा महसूस होने लगता है, होने लगता है, ठीक है। और इसी को लेकर जो है हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के जो है भ्रांतियाँ फैल गई है। अगला जो वैक्सीनेशन का मतलब होता है कि ये वैक्सीनेशन का जो निर्माण होता है, या तो मारे गए वायरस या कमज़ोर वायरस या वायरस के कुछ हिस्से को लेकर के जो है, इसके प्रोटीन को लेकर के जो है इसको निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। इसका मुख्य कार्य जो होता है एंटीबॉडी को बनाना तथा वायरस से लड़ने का काम होता है। और यदि हम नए जूनोटिक रोगों के लिए वैक्सीनेशन का निर्माण करते हैं तो इसमें जो है काफ़ी मुश्किल होता है निर्माण करना, ठीक है। तो इस तरह से हमने जाना कि वैक्सीन क्या होता है। अब समझते हैं कि वैक्सीन जो है वो क्यों महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। वैक्सीन जो है महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि ये क्या करता है कि सबसे सर्वप्रथम तो ये हमको जो खतरनाक वायरस होता है उससे जो है ये हमको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है ना। साथ साथ जो है ये सुरक्षा भी हमको प्रदान करता है, ठीक है ना, तथा जीवन जीने की जो हमारा लाइफ है उसको ये एक तरह से सुरक्षा प्रदान करता है। तथा जो भी नेशनल पीपुल है, जो भी राष्ट्रीय पीपुल है और उसकी जो प्रायोरिटी है, ठीक है ना, उसको भी ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो इस तरह से जो है हमने जाना कि वैक्सीन्स का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे देश के पीपुल की प्रायोरिटी को प्रोटेक्ट करने में, साथ साथ में जो है लोगों के जीवन को जो है सुरक्षा प्रदान करने में, ठीक है। और इसके साथ साथ जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो भी आए दिन जो विभिन्न प्रकार के जो है वातावरण में वायरसों का जो है अनुकूलन होते रहता है, उससे जो है प्रतिरक्षा तंत्र को जो है प्रशिक्षित करने के लिए भी जो है इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस प्रकार से जो है हम वैक्सीन्स क्यों महत्वपूर्ण है इसको जाना। अब हम ये समझते हैं कि वैक्सीन्स जब हम ले लेते हैं तो उसका क्या क्या साइड इफेक्ट होता है। तो इसमें हम पाते हैं कि अगर आप वैक्सीन्स लेते हैं तो चूँकि हमने पहले ही बताया कि वैक्सीनेशन लेने के बाद शरीर में एंटीबॉडी और टी सेल्स का निर्माण होता है, ठीक है ना, जो है क्या करता है, जो वायरस के जो प्रोटीन होता है उसको से लड़ने का काम करता है और उस क्रम में जो है विभिन्न प्रकार के जो है सिम्टम्स हमको देखने को मिलता है, ठीक है ना। उसी को हम लोग साइड इफेक्ट बोल देते हैं, जैसे कि पेन, शरीर में पेन हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है सोरनेस हो सकता है आपके मतलब कंठ में, ठीक है। उसके बाद फैटिग्यू हो सकता है, हेड चेक, माथा दर्द हो सकता है। उसके बाद जो है थोड़ी मात्रा में जो है फीवर भी हो सकता है। लेकिन फिर भी वैक्सीनेशंस जो होता है वो बिल्कुल ही सेफ होता है, क्योंकि जो भी वैक्सीन्स बनाए जाते हैं वो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाए जाते हैं, ठीक है ना। उसमें एक प्रकार का एग्जिस्टिंग रिसर्च जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना। उसके बाद जो उसमें जो है ग्लोबल पार्टनरशिप का एक तरह का फंडिंग भी होता है, और फंडिंग तो तभी होता है जब वो पूरी तरह से सेफ होता है, ठीक, सेफ होता है। और सेफ होने के बाद जब उसको मार्केट में
उतारा जाता है, जो शरीर के हिसाब जो किसी भी बॉडी के हिसाब से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तभी जो है कोई भी ग्लोबल पार्टनरशिप इसमें फंडिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जाना कि जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स के साथ साथ भी जो है जो वैक्सीन्स है वो बहुत ही क्या है, सेफ है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि चूँकि जब वैक्सीन्स लेने के बाद जो है शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को जो है प्रशिक्षित किया जाता है, लेकिन उससे पहले जो है जो भी सिम्टम्स इससे संबंधित वायरस से संबंधित आते हैं उस हेतु जो है हम लोग पहले ड्रग का यूज करते हैं। तो समझते हैं कि ये जो ड्रग है, तो वैक्सीन्स और ड्रग में जो है क्या डिफरेंस होता है। तो चूँकि जो जो भी वैक्सीन्स होता है वो हमेशा क्या होता है, वो जैविक उत्पाद होता है। मतलब जिस भी वायरस से हेतु जो वैक्सीन्स बनाया जाता है वो उस वायरस का जो है एक कमज़ोर पक्ष को ही लेकर के क्या किया जाता है, बनाया जाता है। अर्थात इसमें जो है व्यापक विभिन्नता अधीन होती है, जबकि दवाई में जो है रासायनिक और जैविक दोनों का क्या किया जाता है, इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और रासायनिक दवाइयों को जो है बेंचों और यहाँ तक कि निर्माताओं के बीच भी जो है उल्लेखनीय पहचान होती है। अगर हम वैक्सीन्स की भंडारण की विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, आमतौर पर जिस कोल्ड स्टोरेज में इसको रखने की व्यवस्था होती है। ठीक है, जबकि आमतौर पर जो है जो रासायनिक दवाइयाँ होती है उसको कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकताएँ नहीं होती है। ठीक है ना। उसके बाद जो है जो भी वैक्सीन्स होते हैं उसके अणु जो होते हैं वो बड़े होते हैं, जिन्हें आमतौर पर जो है पेरेंटेरियल प्रशासित किया जाता है। जबकि कुछ जैविक दवाओं के लिए कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता और जैसे इंसुलिन की हो सकती है। अधिकांश रासायनिक दवाइयों को जो है मौखिक रूप से गोलियों, कैप्सूल, निलंबर के रूप में क्या किया जाता है, प्रशासित किया जाता है। जबकि टीकों को क्या किया जाता है, पेरेंटेरियली प्रशासित किया जाता है। ठीक है ना। कुछ टीके मौखिक रूप से जो है या आंतरिक रूप से दिए जा सकते हैं, जबकि कुछ दवाएं जो है विभिन्न मार्गों जैसे IV, IM, SC, डर्मली आदि के माध्यम से जाती है। मतलब टैबलेट के माध्यम से भी दे सकते हैं उसको, जो है लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं उसको, या आप इंजेक्शंस के फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ जो है ड्रग के साथ हो सकती है, लेकिन वैक्सीनेशन में वो सारी चीज़ नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद जो है वैक्सीनेशन आमतौर पर जो है अनुसूची में दिए जाते हैं, जिनका पालन किया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है ना। जबकि दवाओं का उपयोग जो होता है वो व्यक्तिगत होता है। जो वैक्सीन्स होता है वो ज़्यादातर जो है प्रिवेंट बीमारी के लिए दिए जाते हैं, जबकि बीमारी के इलाज या निदान या रोकथाम के लिए जो है क्या किया जाता है, दवाइयाँ दी जाती है, ड्रग दी जाती है। टीके जो है जो भी वैक्सीन्स होते हैं पूरी आबादी की रक्षा करने वाले होते हैं, जबकि जो दवाएं या ड्रग होती है वो आम तौर पर जो है व्यक्ति के जो है लाभ के लिए होता है, अर्थात व्यक्तिगत होता है। और जो वैक्सीन होती है वो सार्वजनिक होता है। अगर हम विभिन्न प्रकार की वैक्सीन की बात करें तो कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, CHAD0X1 है, स्पुतनिक B है। जबकि अगर हम इसी से कोविड से संबंधित जो है हम ड्रग की बात करें तो हाइड्रोक्लोरोक्विन है, डेक्सामेथाइन है, रेमडेसिविर है। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है बहुत सारे जो है ड्रग है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है वैक्सीन्स क्या है और ड्रग क्या है उसको देखने का काम किया। अब जो है हम लोग जानते हैं कि ये जो कोविड-19 जो है या कोविड का जो वायरस है उसका उपचार जो है किस तरह से किया जाता है। देखिए उसका इसके उपचार हेतु तो वैसे जो है अगर हम पारंपरिक तरीकों को बोले तो मुख्य रूप से दो ही विधि है। या तो आप शरीर में एंटीबॉडी को निर्माण कर दीजिए, या फिर आप क्या कीजिए, उसको एंटीबायोटिक दवाइयाँ देने का काम कीजिए। अगर आप शरीर में एंटीबॉडी को निर्माण करना चाहते हैं तो इसके लिए तो आपको वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती ही होती है, या फिर आप प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा उसको आप ये एंटीबॉडी दे सकते हैं। जो प्लाज्मा थेरेपी है उसको भी हम कोरोना वायरस और भारतीय परिस्थिति में देखने का काम किए हैं भाग 2 में। तो आप जो है ऐसे प्रीवियस वाले वीडियो में जाके जो है भारतीय परिस्थितियाँ और कोरोना वायरस को देखने का काम करें, ताकि जो है आपको जो प्लाज्मा थेरेपी है उसके बारे में जो है विस्तृत जानकारी हो जाएगी। चूँकि यहाँ पर हम लोग एंटीबॉडी समझते हैं, एंटीवायरल दवाइयाँ वो है जो उन लोगों का इलाज कर सकती है जो पहले से ही वायरस का संक्रमित हो चुके हो। बीमारी होने से पहले, एक्सपोजर से पहले या तुरंत उसके बाद जो है इसका उपयोग सीमित मात्रा में किया जाता है। एंटीवायरल जो भी दवा होता है ये तभी प्रभावी होता है जब एक्सपोजर से पहले या बाद में एक निश्चित समय के भीतर जो है इसको दिया जाता है, तभी ये जो है प्रभावी होता है।
वहीं अगर हम एंटीबायोटिक दवा की बात करें तो एंटीबायोटिक जो दवाएं होती है वो बैक्टीरिया के प्रजनन, जो बैक्टीरिया जो शरीर में पहुंचने के बाद जो प्रजनन करती है उसमें वो क्या करता है, बाधा डाल करके उसको रोकने का प्रयास करती है ताकि हमारा शरीर जो है क्या सके, वो स्वस्थ हो सके। लेकिन एंटीबायोटिक दवाएं जो है कुछ बीमारियों में भी काम नहीं करती। जैसे अगर हम इन्फ्लुएंजा की बात ले लें, ठीक है ना, तो इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों के इलाज के लिए एंटीबायोटिक दवाई से जो है नहीं किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि हमारी जो भी एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती है उसकी जो है एक कैपेसिटी होती है, जो एक पर्टिकुलर वायरस से ही लड़ने की के लिए वो कैपेबल होता है, ठीक है ना। तो वहीं एंटीबायोटिक दवाइयों का अनुचित उपयोग से जो है एंटीबायोटिक प्रतिरोध के विकास में योगदान देता है, ठीक है। एंटीवायरल उपचार वायरस के प्रसार को क्या करता है, ये धीमा करने का काम करता है, साथ साथ में विभिन्न उपयोगों का प्रयोग करके जो है यह अपनी प्रभाविकता को क्या करता है, बताने का काम करता है, ठीक है ना। यही कारण है कि जो भी हमारे देश में या अन्य देश में जो क्लोरोक्विन या हाइड्रोक्लोरोक्विन जो दवाएं हैं आमतौर पर मलेरिया से के इस्तेमाल करने के लिए किया जाता था, जिसे अब जो है क्या किया जाता है, कोविड के इस्तेमाल में लाया जाने वाला ये जो है बहुत ही प्रचलित दवा हो गया है। इसी प्रकार से अगर हम जापान की एक दवा फेबी परिवार का को देखें तो वो भी जो है क्या किया है, वायरस के जीनोम को नकल करके जो है बना दिया गया है, ठीक है ना। वही जो है लोपनिविर और रटनवीर जो दवाएं हैं, ठीक है ना, ये भी जो है पहले क्या किया जाता है, HIV के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता था, जो अब जो है कोविड के उपचार में जो है प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि AC2 प्रोटीन जिस पर कोरोना वायरस का हमला करता है, उच्च रक्तचाप दवाओं का उपयोग करके जो है लक्षित किया जाता है, ठीक है ना। एक आशाजनक तरीका उन लोगों से रक्त सीरम लेकर भी किया जाता है जो हम प्लाज्मा थेरेपी जो है रक्त के तहत करते हैं, और इसको जो है हम प्रीवियस ईयर के वीडियो में जो है बताने का काम किए हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने ये देखा कि जो जो भी कोविड का जो है उपचार किया जाता है, एंटीवायरल उपचार होता है, उसका जो है क्या क्या तरीका है उसको देखने का काम किया, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि हमारे देश में या विश्व के विभिन्न देशों में जो है कुछ प्रमुख जो है वैक्सीन जो है चर्चा में बना हुआ है, तथा साथ साथ ये भी जानेंगे कि भारत के लिए जो है कौन सी वैक्सीन जो है उपयुक्त है, ठीक है ना। तो चूंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है कुल 9 प्रकार की जो है वैक्सीन्स जो है उपलब्ध है, जिसमें फाइजर है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेजेनिका है, कोवैक्सीन है, सिनोवैक है, ठीक है ना, उसके बाद स्पुतनिक है, ठीक है, उसके बाद जो है कोवेंडिका है, ठीक है। तो अगर इस सब सारे वैक्सीनों की जो है अगर हम एक एक करके विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि जैसे फाइजर ये USA जर्मनी के द्वारा बनाया गया है, ऑस्ट्रेजेनिका UK के द्वारा बनाया गया है, कोवैक्स जो है ग्लोबल लेवल पे जो है बनाया गया है, तथा सिनोवैक्स जो है चाइना के द्वारा, फिर जो है कोवेंडिका जो है भी चाइना के द्वारा बनाया गया है, स्पुतनिक जो है रसिया के द्वारा बनाया गया है। अगर इस समय सबसे ज़्यादा प्रभाविकता की बात करें तो इसमें जो है फाइजर है, जिसकी प्रभाविकता जो है आपको क्या करते हैं 82% है, और जो है स्पुतनिक का 92% बताया जा रहा है, ठीक है। और सभी के लिए जो है 2-2 डोज का लेना जो है अनिवार्य है, ठीक है। अगर हम डोजेज की बात करें तो कंट्री वाइज जो तो सबसे ज़्यादा जो है फाइजर 12.8 मिलियन को अभी तक लग चुका है, ठीक है ना, जबकि सबसे कम जो है चाइना का 3.5 मिलियन के आसपास ही लगा हुआ है, और हमारा जो भारत का वैक्सीन है वो तीसरे नंबर पर जो है आता है। और इस सारे वैक्सीन को जो है विभिन्न प्रकार के टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाया जाता है। जैसे कुछ वैक्सीन को mRNA तकनीक पर बनाया गया है, कुछ को जो है वायरल वेक्टर के आधार पर बनाया जाता है, ठीक है ना। कुछ जो है वैक्सीन को जो है प्रोटीन के स्तर पर बनाया जा रहा है, इसको हम आगे समझने का काम करेंगे। और जितनी भी वैक्सीन होती है उसको अलग अलग टेम्परेचर पर क्या किया जाता है, स्टोर करने का काम किया जाता है। और सभी का एफिशिएंसी रेट भी हम आपको बोल ही चुके हैं, जिसमें हम आपको बोले हैं कि जो फाइजर जो USA जर्मनी का उसका इफेक्टिवनेस 95% है, जबकि स्पुतनिक का 91% है। अगर हम भारतीय वैक्सीन जो है कोवैक्सीन की बात करें तो इसकी जो इफेक्टिवनेस जो है 62% है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने जो है विभिन्न प्रकार के जो है प्रचलन में वैक्सीन्स को देखा, ठीक है, और इसके जो है प्रभावकारिता क्षेत्र को देखने का काम किया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो है भारत के लिए जो है कौन सी वैक्सीन्स जो है स्थिति अच्छी है, ठीक है ना। देखिए वैक्सीन्स जो होता है वो सभी प्रकार की इफेक्टिवनेस चूँकि अलग अलग है, ठीक है। तो सरकार के द्वारा जो 2, 3 या 4 फेज में जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो उस स्तर हेतु प्रत्येक व्यक्ति को 2 बार वैक्सीन लेना होता है। तो सरकार को ये चाहिए कि एक जो
जो पहला डोज होता है उसमें एक प्रकार के वैक्सीन का प्रयोग करें और दूसरे डोज में जो है दूसरे प्रकार के वैक्सीन का उपयोग करें, ताकि चूँकि वैक्सीन जो बनाने की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग टेक्नोलॉजी के आधार पर बनाया गया है। तो इस तरह से जो है शरीर को और भी प्रोटेक्शन मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने जो है विभिन्न प्रकार के जो है वैक्सीन्स को देखा। अब हम ये समझते हैं कि जो वैक्सीन्स का जो निर्माण किया जाता है, तो हमने बोला एक mRNA टेक्नोलॉजी पे किया जाता है और एक जो है वायरल वेक्टर के आधार पर किया जाता है। तो समझते हैं ये वायरल वेक्टर क्या है, ठीक है ना। इस आधार पर क्यों जो है वैक्सीन्स का निर्माण किया जाता है, क्योंकि सार्स कोविड 2 वायरस जो होती है वो कोशिका में प्रवेश करने और संक्रमित करने और उसको गुना करने के लिए इसकी सतह पर जो है स्पाइक प्रोटीन का उपयोग करता है। स्पाइक प्रोटीन के माध्यम से ही जो सार्स कोविड का वायरस है वो हमारे सेल के अंदर पहुंचता है और विभिन्न प्रकार की जो है प्रतिकृति बना करके जो है हमारी ही शरीर के अंदर जो है हमारी ही प्रतिरक्षा प्रणाली का उपयोग करके जो है हमारे ही शरीर के विभिन्न पार्ट को वो क्या करता है, वो नुकसान पहुंचाने का काम करता है, ठीक है ना। तो इसी वायरल वेक्टर के तहत क्या किया जाता है कि जो भी दवा होता है उसको क्या किया जाता है, शरीर में इंजेक्ट किया जाता है और जो सार्स कोविड 2 का जो स्पाइक प्रोटीन होता है तो उस प्रोटीन को क्या किया जाता है, इसके मुंह को क्या किया जाता है, बंद कर दिया जाता है, ताकि वो क्या कर सके, हमारे सेल के अंदर आ ही न सके। तो वायरल वेक्टर के आधार पर वैक्सीन का निर्माण कैसे किया जाता है हम लोगों ने इसको समझा। अब समझते हैं कि mRNA तकनीक के आधार पर जो है वैक्सीन का निर्माण, RNA वैक्सीन जो के तहत जो होता है, mRNA के तहत जो है दो तरह का, एक होता है RNA वैक्सीन, एक होता है DNA वैक्सीन। चूँकि ये एक मैसेंजर RNA अणुओं का उपयोग करके जो है क्या करता है, कोशिकाओं को में जो है प्रोटीन का निर्माण करता है और यही प्रोटीन क्या करता है, सार्स कोविड 2 की सतह पर जो है आणविक संरचना करने के लिए क्या करता है, ये कोशिका को जो है बताने का काम करता है, ठीक है। जो क्या करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली की पहचान करता है और इसके खिलाफ जो है एंटीबॉडी तैयार करने का काम करता है। चूँकि ये जो वैक्सीन्स जो होता है वो अनुवांशिक रूप से इंजीनियर डिजाइन अणुओं का उपयोग करते हैं, जिन्हें जो है फिर से प्रतिजनन के साथ जो है कोविड किया जाता है तथा उनके खिलाफ जो है प्रतिरक्षा क्रिया को क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। जीवित जीवों में जो है अनुवांशिक ब्लूप्रिंट या कोड, जिसको DNA कहा जाता है, नामक एक डबल स्टैंडर्ड अणुओं में संग्रहित होता है जो प्रोटीन को बनाता है और मानव शरीर में लगभग हर कार्य के लिए एक जिम्मेदार होता है। DNA कोड को जो है प्रोटीन में बदलने के लिए एकल फंसे हुए अणुओं की आवश्यकता होती है, जिसे क्या किया जाता है, mRNA कहा जाता है, मतलब मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड बोला जाता है, ठीक है ना। और कंप्यूटर के माध्यम से जो है व्यक्ति के DNA के हार्डवेयर के रूप में जो है क्या किया जाता है, एक mRNA को सॉफ्टवेयर के रूप में प्रोटीन युक्त अनुप्रयोग के रूप में जो है इसको फाइंड किया जाता है। साथ साथ में जो है जो भी वायरस की सतह पर मौजूद प्रोटीन की कोशिकाओं इसके प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण होती है, वो स्पाइक प्रोटीन के लिए प्रतिरक्षा वायरस के प्रवेश और उसके गुणन को अवरुद्ध कर सकती है और इस प्रकार रोगों में क्या कर सकता है, ये mRNA वैक्सीन सुधार कर सकता है। तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने mRNA आधारित और वायरल वेक्टर के आधारित जो है वैक्सीनेशन का निर्माण किया जाता है उसको देखने का काम किए हैं, ठीक है ना। अब हम लोग जानते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के जो वैक्सीन्स जो है मार्केट में उपलब्ध है, उसके बारे में जो भी जो है कुछ भ्रांतियाँ फैल गई है तथा जो है कुछ रिसर्च में भी जो है पाया गया है। तो इसमें हम कुछ देखते हैं, जैसे कि मॉडर्ना और फाइजर बायोटेक दोनों ने जो है अनुचित और खतरनाक दुष्प्रभाव की घोषणा की ऐसी सूचना नहीं दी है, न ही जो है उन लोगों के प्रति प्रतिक्रिया रिपोर्ट में आई है जिन्होंने अब तक जो है वैक्सीनेशन लगा लिया है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की बात करें तो पिछले महीनों जो है ये विवाद में घिरा हुआ था, क्योंकि कि इसमें अजीब तरह का जो है एक दुष्प्रभाव देखने को मिला, ठीक है ना। उसके बाद जो है भंडारण और सेल्फ जीवन प्रमुख कारक है जो निर्धारित करते हैं कि वास्तविक दुनिया की सेटिंग में जो है एक टीका कितना प्रभावी होता है। देखिए, जो भी वैक्सीन निर्धारण जिस भी देश में किया गया है वहाँ के क्लाइमेट को ध्यान में रख के किया गया है। अगर आप किसी दूसरे देश के क्लाइमेट को अपने देश की क्लाइमेट से तुलना करके वैक्सीन लगाएंगे तो कुछ ना कुछ जो है इसके दुष्प्रभाव तो देखने को मिलेगा ही, ऐसा भी विशेषज्ञों ने दावा किया है, ठीक है ना। उसके बाद जो है वैक्सीन्स को नियमित रूप से जो है रेफ्रिजरेटर में जो है 5 दिनों तक तथा ड्राई आइस फ्रीज में 30 दिनों तक और अल्ट्रा कोल्ड स्टोरेज में 6 महीनों तक के लिए संग्रहित किया जा सकता है, जो कर पाना जो है संभव नहीं है, ठीक है ना। मॉडर्ना को इसी तरह का चुनौती का सामना करना पड़ता है, लेकिन जहाज के लिए थोड़ा कम खर्चीला है। फाइजर की तुलना में लंबे समय तक यह स्थिर रह सकता है। ऑक्सफोर्ड की खुराक यह जीती जाती है क्योंकि यहाँ पारंपरिक सेटिंग का उपयोग करके तैयार किया गया एक टीका जिसे लंबे समय तक जो है उपयोग के लिए संग्रहित किया जाता है, आसानी से वितरित और प्रशासित किया जा सकता है, ठीक है ना। अब देखते हैं
कि भारत की जो है वैक्सीन्स की नीति क्या है। चूँकि भारत के लिए जो है वैक्सीन की जो है रणनीति को तैयार करना होता है, ठीक है ना। भारत ने इस हेतु जो है एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड और भारत बायोटेक कोवैक्सीन द्वारा विकसित कोविड को 19 के को वैक्सीन को मंजूरी दी है, ठीक है ना। भारत को अपनी पूरी आबादी का टीकाकरण करने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन उसे पूरी तरह से जो है हर्ड इम्यूनिटी विकसित करने के लिए जो है 30 से 40% लोगों में जो है आपको क्या करना पड़ेगा, टीकाकरण करना होगा, ठीक है ना। तो भारत की जो कोविड-19 के प्रति वैक्सीनेशंस की नीति है वो यही है, ठीक है ना। लेकिन भारत सरकार जो वैक्सीनेशंस का प्रोग्राम फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में कर रही है, उसमें भी जो है हमको कुछ जो है बाधाएँ देखने को मिल रही है। जैसे कि फंडिंग का अभाव हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। साथ साथ में जो है रेशियल और एथेंटिक डिस्पैरिटी भी हमको जो है देखने को मिल रहा है। जो कम्युनिकेशन एंड ट्रस्ट, कम्युनिकेशन और विश्वास का जो ट्रस्ट होता है उसमें भी कमी देखने को मिली है। सप्लाई चेन हमारा और जो लॉजिस्टिक है वो अच्छा नहीं है, ठीक है ना। कवरेज कॉस्ट भी जो है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोग ज़्यादातर लगाना ही नहीं पसंद करते हैं। हमने ऊपर ही जो है डाटा में देखने का काम किया था। साथ साथ में जो भी फेडरल, स्टेट और लोकल रोल है उसकी भी भूमिका जो है उतनी महत्वपूर्ण नहीं दिख रही है जितनी दिखनी चाहिए। तो ये सारे चीज़ जो है बाधा जो है देखने को मिल रहा है। अब समझते हैं कि कोविड-19 के इलाज हेतु जो है कौन कौन सी महत्वपूर्ण जो है दवाएँ उपयोग में जो है लाई जा रही है। तो इसमें सबसे प्रथम जो है वो है इटोलोजुमैब, ठीक है ना। ये एक दवा है, ठीक है ना। ये पुरानी पट्टिका सोरायसिस के इलाज के लिए पहले इसका उपयोग किया जाता था। अब जो है ये कोविड-19 के उपचार के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। चूँकि जो है ये क्या करता है, एक प्लाक सोरायसिस एक पुरानी ऑटोइम्यून स्थिति है जिसमें त्वचा कोशिकाओं बनती है और तराजू और खुजलीदार पैर क्या हो जाता है, सूख जाता है सोरायसिस में, ठीक है ना। और ये जो दवाई क्या करती है, जो आपका CRSA और SRDS पीड़ित होने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। पीड़ित होने कारण CSS वायरस को बेअसर करने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को यह अनियंत्रित प्रयास जो अक्सर फेफड़े और अंगों को नुकसान पहुंचाती है और मृत्यु भी हो जाती है, उससे ये बचाने का क्या करता है, प्रयास करता है। इसी क्रम में अगर हम दूसरा दवाई को देखें तो ये उसमें एक है हाइड्रोक्लोरोक्विन, ठीक है ना, जो भारत के द्वारा निर्मित किया जाता है, ठीक है ना। यह एक रूमेटिडाइड गठिया और ल्यूपस जैसे ऑटो इम्यून रोगों के उपचार के लिए इसका उपयोग किया जाता था, ठीक है ना। और मलेरिया की रोकथाम के लिए भी इसका उपचार किया जाता था। हाइड्रोक्लोरीन का उपयोग केवल उन्हीं जगह पर किया जा सकता है जहाँ पर क्लोरोक्विन अभी भी प्रभावी है। दुनिया में कुछ ही स्थान बचे हैं जहाँ पर हाइड्रोक्लोरोक्विन अभी भी प्रभावी है, जिसमें मध्य अमेरिका और कैरेबियन देश के कुछ हिस्से हैं। अब समझते हैं कि कोविड दौरान जो है हाइड्रोक्लोरोक्विन जो है इतनी सुर्खियों में क्यों बना हुआ था। क्योंकि हाइड्रोक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है के साथ लिए जाने से जो है क्या करता था, ये कोविड से लड़ने हेतु एक बूस्टिंग प्रदान करता था, ठीक है। साथ साथ में जो है कोरोना वायरस के असर को भी ये असर कम करने का काम करता था। इस कारण जो है ये चर्चा में बना हुआ था। उसके बाद जो है डेक्सामिथाइन, ठीक है ना। डेक्सामिथाइन एक ड्रग्स था। डेक्सामिथाइन उन रसायनों के उत्पाद को कम करता है जो सूजन का कारण बनते हैं। सफ़ेद रक्त कोशिकाओं के कार्य करने के तरीकों को क्या करता है, ये प्रभावित करने के साथ साथ प्रतिरक्षा प्रणाली की गतिविधि को क्या करता है, ये आगे बढ़ाने का काम करता है। मेथाइसोन जो है कार्टियोस्टेरॉइड नामक एक श्रेणी में आता है जो कार्टिसोल की बारीकी को से नकल करता है तथा स्वाभाविक रूप से जो है मनुष्यों में अधिविक्र ग्रंथियों द्वारा यह निर्मित हार्मोन होता है। आमतौर पर आम बाती सूजन की स्थिति के उपचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मांसपेशियों की सूजन, रक्तवाहियों की सूजन, पुरानी गठिया, ल्यूपस के इलाज में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग फेफड़ों के रोग, गुर्दों की सूजन, आँखों की सूजन, मस्तिष्क और रीढ़ के ट्यूमर से जुड़ी सूजन को कम करने में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसी को ध्यान में रखने के कारण जो है इसका उपयोग जो है कोविड के दौरान भी जो है किया जा रहा है, ठीक है ना। अब समझते हैं ये जो डेक्सामिथाइन है, ठीक है ना, वो कोविड के उपचार में कितना उपयोगी है। तो 2003 में ऐसा पाया गया कि जो भी सूजन और फेफड़ों की चोट को कम करने के लिए जो है ये बहुत ही उपयोगी साबित हुआ था। और अभी कोविड-19 के दौरान भी जो है तीव्र श्वसन संक्रमण वाले रोगियों पर भी जी इसका प्रभाव देखने को हमको मिल रहा है, ठीक है ना। तो यही कारण है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जो है इसको रिकमेंड किया है
कोरोना वायरस से बचाव हेतु। ठीक है, अब देखते हैं इस क्रम में जो अगला जो है वो है रेमडेसिविर। ठीक है ना, रेमडेसिविर एक एंटीवायरल दवा है। इसका उपयोग कोविड के इलाज के लिए जाता है। रेमडेसिविर की प्रकृति के चरण को बाधित करने के लिए डिजाइन किया गया है। जब वायरस स्वयं की प्रतिक्रिया बनाता है और स्वयं की प्रतिक्रिया बनाने वाली प्रति होती है, इसी को क्या करता है, ये रोकने का काम करता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम रेमडेसिविर को देखने का काम किए। अगर हम इसकी प्रकृति के बारे में जाने तो हम पाते हैं कि एक बार जब वायरस मानव कोशिकाओं में प्रवेश करता है तो अपनी आनुवांशिक सामग्री को छोड़ता है, जिसके बाद में शरीर के मौजूद तंत्र का उपयोग करके कॉपी किया जाता है। और प्रतिकृति चरण में मुख्य वायरल प्रोटीन जो होता है RDRP नामक एक एंजाइम होता है। ठीक है ना, और एक एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो एक कोशिका के भीतर जो है रासायनिक प्रतिक्रिया को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है, गति देने का काम करता है। ठीक है ना, RDRP जो वायरस है जो RNA के घटकों को संसाधित करके जो है प्रतियां बनाता है। ठीक है ना, उसको किया जाता है। अगर हम वैज्ञानिक साहित्य में इस तरह के एंजाइम को जो है पॉलीमेरेज कहा जाता है, और ये एक प्रतिकृति है। किसी भी मामले में यह एंजाइम जिसे रेमडेसिविर द्वारा लक्षित किया जाता है। अगला जो दवा है वो है फेविपिरविर। फेविपिरविर जो है एक एंटीवायरल दवा है जो वायरल प्रकृति को रोकता है और एंटी इन्फ्लुएंजा दवा के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और यही कारण है कि कोविड रोगियों के उपचार हेतु जो है इसका उपचार किया जाता है। ठीक है ना, अब सवाल उठता है कि जब हमने वैक्सीन देखी, वैक्सीन लगाने के बाद उसका साइड इफेक्ट देखा, भारत की वैक्सीनेशन नीति को देखा, वायरस वैक्सीन क्यों महत्वपूर्ण है ये भी देखा। ठीक है, उसके बाद जो है वैक्सीनेशन प्रोग्राम में जो है भारत सरकार के समक्ष आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों को भी देखा। तो अब हम समझते हैं कि इन सारी चुनौतियों को देखते हुए जो है भारत को जो है कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। ठीक है ना, तो सर्वप्रथम जो है टीकाकरण को जो है सरकार को प्राथमिकता देना चाहिए। और इस क्रम में सबसे पहले वैसे व्यक्ति को जो है वैक्सीन देना चाहिए जो मेडिकल क्षेत्र में है। ठीक है ना, उसको जो है एक तरह का सुरक्षात्मक लाभ होगा, साथ ताकि जो है वो अन्य व्यक्ति को भी जो क्या कर सके, वो इलाज कर सके। ठीक है ना, उसके बाद जो है कोविड-19 एंटीबॉडी के लिए लोगों की जांच करना और एंटीबॉडी के बिना जो है टीकाकरण को प्राथमिकता देना, ये भी महत्वपूर्ण बात होगी। ठीक है ना, और बिना दमन के भी झुंड प्रतिरक्षा के निकटतम नियमित आर्थिक गतिविधियों पर लौटने को कम से कम एक खुराक की आवश्यकता देना चाहिए। ताकि प्रत्येक व्यक्ति को एक खुराक जो है देना चाहिए, ताकि आर्थिक गतिविधियों का भी जो क्या हो सके, संचालन हो सके। उसके बाद जो है जो वैक्सीनेशन का सप्लाई है उसको मैनेजमेंट अच्छी तरह से किया जाना चाहिए था। ठीक है ना, उसके बाद जो है जो भी मानव संसाधन अंतर को भी पाटना चाहिए, क्योंकि विभिन्न प्रकार के मानवों के बीच जो है वैक्सीन को लेकर विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां है, उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए तथा हाइब्रिड फेंसिंग की नीति अपनानी चाहिए। भारत को एक हाइब्रिड रणनीति बनानी चाहिए, जहां अधिक आबादी या आर्थिक रूप से विकलांग या सार्वजनिक रूप से उसको क्या किया जाना चाहिए, मुफ्त में जो है वैक्सीन देना चाहिए, जो सरकार कर भी रही है। साथ साथ में जो है निजी बाज़ारों में भी जो है वैक्सीन की उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि जिसको वैक्सीनेशन लेने में जो या बुक करने में जो है परेशानी हो रही है, वो जो है आराम से जो है बाज़ार से जो है वैक्सीन को लेके जो है लगवा सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है और प्रभावी संचार व्यवस्था को भी सुनिश्चित करना चाहिए, जो सरकार के द्वारा किया भी जा रहा है। ठीक है ना, तो ये सब सारे चीज़ें हैं। अब समझते हैं कि जो वैक्सीन है हमारा, उसको लगाने का क्या तरीका है। तो सर्वप्रथम आप जो है वैक्सीन लगवाने हेतु जो है जो आरोग्य सेतु ऐप है उसको आप रजिस्टर कीजिए। उस इंस्टॉल करने के बाद जो है उस पर आप अपने एक आईडी के साथ जो है अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ के साथ उस पर रजिस्टर कीजिए। वैक्सीन के स्लॉट को बुक करने के साथ अगले दिन आप वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर जो है वैक्सीन लगाने का काम करें। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वैक्सीन, इसके प्रभाविकता तथा इस कोरोना के दौर में महत्वपूर्ण जो दवाएं प्रचलन में थी उसको देखने का काम किया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तब तक के लिए